हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अरुण गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू जीएसटी। ठीक है। क्या आईटीसी क्रेडिट जो अवेल करते थे अभी तक रिसीवर, उसमें कई बार प्रॉब्लम आती थी। क्यों? ऑप्शन कुछ रहता नहीं है जो टू वी में रिफ्लेक्ट होता था, वही क्रेडिट हमको मिलता था 3 वी में। और ईयर एंड पे जब एनुअल रिटर्न फाइल करो, रिकनसाइल करो, तो भी प्रॉब्लम आती थी। तो जीएसटी इस पे एक नया फंक्शन लेके आया अभी। इसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है। बट मुझे तो ये सिस्टम अच्छा लगा कि एटलीस्ट रिसीवर के हाथ में रिमोट रहेगा कि उसको आईटीसी क्लेम होगा या नहीं होगा, इनवाइस को रिजेक्ट भी करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा। ठीक है। तो चलो हम लोग डिटेल में बताते हैं अभी। तो ये जो सिस्टम आया है इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें रिसीवर को भी एक ऑप्शन दे दिया कि जो भी इनवाइस टू बी में रिफ्लेक्ट होंगे या सप्लायर आपका सिस्टम में डालेगा, वो आपको इमीडिएट दिखेगा। आप एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो या पेंडिंग रखो, ये एक ऑप्शन दे दिया। ठीक है। इसका बेनिफिट आपको बता ही दिया। सिस्टम कैसे वर्क करेगा? सप्लायर जो अपने सेल्स के इनवाइस हैं, जैसे ही सेव करेगा जीएसटीआर 1 IFF 1A, IFF इनवाइस फंक्शन फैसिलिटी, QRMP वालों के लिए रहती है। 1A आपका रिवाइड GSTR 1। ठीक है। तो सप्लायर फाइल की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे सेव करने की। सप्लायर ने जैसे ही सिस्टम पे सेव किया इनवाइस, इमीडिएटली IMS डैशबोर्ड ऑफ द रिसिपिएंट पे दिखने लग शुरू हो जाएगा। रिसिपिएंट को इमीडिएट दिखेगा ये कि अच्छा ये इनवाइस हमारा आया है, इसका क्रेडिट लेना नहीं लेना, हमसे रिलेटेड है या नहीं है, वो देख लेगा। ठीक है। तो अब जैसे ही दिखेगा रिसिपिएंट को, तो उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा? वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी करेगा। नहीं समझ आ रहा, पेंडिंग में रख लो। कुछ नहीं करेगा तो नो नो एक्शन है। ठीक है। ये आपको डैशबोर्ड पे दिया रहेगा कि आपको एक्सेप्ट का बटन दबाना है, रिजेक्ट करना है, पेंडिंग रखना है। और अगर आपने तीनों में कुछ भी नहीं किया, मतलब नो एक्शन, आपने कुछ भी नहीं किया उस पर। ठीक है। टाइमलाइन भी रहेगी रिसिपिएंट के पास। टाइमलाइन क्या रहेगी? फ्रॉम द टाइम ऑफ सेविंग द रिकॉर्ड इन GSTR 1 IFF 1A, किससे? बाय द सप्लायर, कब तक? टिल द रेसिपिएंट एक्सपायर फाइल GSTR 3B। ठीक है। सप्लायर ने जैसे इनवाइस सेव किया GSTR 1 IFF 1A में, इमीडिएटली दिखेगा IMS में। ठीक है। तो रिसिपिएंट को इमीडिएट ऑप्शन भी मिल जाएगा, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, जो भी एक्शन लेना। कब तक कर सकता वो? जब तक कि खुद की GSTR 3B फाइल नहीं करे। तो इतना टाइमलाइन दे रखा है रिसिपिएंट को, सफिशिएंट टाइमलाइन है। करना क्या है? कौन सा आपने एडिशनल कॉम्प्लायंस तो करना नहीं है, बल्कि जीएसटी ने एक एडिशनल फैसिलिटी दे दी आपको। ठीक है। अच्छा, ये देखिएगा कैसा, वो बताता हूँ यहाँ पे। ये डैशबोर्ड पे आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे इनवाइस दिखेगा, नंबर दिखेगा। ये देखो इधर पे, ये एक्सेप्ट कराएगा, ये रिजेक्ट कराएगा, ये पेंडिंग कराएगा। ठीक है। अगर आपने तीनों में से कुछ नहीं किया, मतलब नो एक्शन हो गया। 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक। चलो हम लोग वापस आते हैं अभी। अब अगर रिसीवर ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, देखा ही नहीं है, एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, पेंडिंग भी नहीं रखा, खाली छोड़ दिया, तो वो ऐसा समझा जाएगा कि कोई एक्शन नहीं लिया। और अगर एक्शन नहीं लिया तो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा, मतलब ठीक है आपको एग्री है, और वो इमीडिएटली GSTR 2B में मूव हो जाएगा। ठीक। अब बोले अगर सप्लायर ने सेव किया तो हमको तो IMS में इमीडिएट दिखेगा। ठीक है। बट सप्लायर ने रिटर्न फाइल करते समय या रिटर्न फाइल करने के पहले कुछ इनवाइसेस चेंज कर दिए, नया एडवाइस ऐड कर दिया, कोई डिलीट किया, तो क्या होगा? इमीडिएटली वो आपके IMS में भी रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, irrespective of the action taken by the recipient on the original invoice। मतलब पहले इनवाइस सेव किया सप्लायर ने, आपने एक्सेप्ट रिजेक्ट किया, फिर अगर सप्लायर ने उसमें कोई छेड़खानी की, तो आपको इमीडिएटली दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप दोबारा एक्शन ले लो उस पर। ठीक है। इसमें एक चीज और है,
आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सप्लायर को भी दिखेगा। ठीक। अच्छा, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, उसके बेस पे आपका भी रिटर्न फाइल हो गया, 2B आपको बन गया, जनरेट हो गया, 3B फाइल करने का टाइम भी आ गया, बट लेकिन 2B तो जनरेट हो गया ना। अब अगर सप्लायर ने अमेंडेड जीएसटीआर 1 फाइल करी, जिसको हम लोग जीएसटीआर 1A बोलते हैं, तो फाइल करेगा तो कुछ चेंजेस तो करा होगा ना, तो वो चेंजेस भी इमीडिएट आईएमएस में आ जाएंगे और करस्पॉन्डिंग चेंजेस विल फ्लो टू जीएसटीआर 2B ऑफ द रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट परेशान, क्या टीवी 2B जनरेट हो गया था तो नया आ गया, आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? आईटीसी मिलेगा, परेशान नहीं होना, आईटीसी मिलेगा, बट बस इतना हो जाएगा कि नेक्स्ट मंथ मिलेगा। ठीक है, अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1A फाइल करा चेंजेस करके, तो आईटीसी जरूर मिलेगा, सेम मंथ में नहीं मिल पाएगा, वो सब्सिक्वेंट मंथ में मिलेगा आपको, बट मिलेगा जरूर। ठीक है। अब ये तो बात हो गई अपनी कि एक्सेप्ट किया सप्लायर ने, सॉरी रिसीवर ने एक्सेप्ट किया, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, 2B में आएगा। रिजेक्ट किया, आपके 2B में आएगा ही नहीं, वो पेंडिंग छोड़ दिया, पड़ा रहेगा, वो कोई एक्शन नहीं लिया, डीम्ड एक्सेप्टेड रहेगा। ठीक है। आप सोचेंगे सर पेंडिंग कर दिया तो क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने पेंडिंग छोड़ दिया तो क्रेडिट अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा फ्यूचर में, जब आप उस पर कोई एक्शन लेंगे। ठीक है। लेकिन आपने इनवॉइस पेंडिंग छोड़ दिया, तो बोले सब कितने दिन तक छोड़ना है? तो वो टाइमलाइन आपको सेक्शन 16(4) में दी है, 16(4) में, जब तक आपको आईटीसी क्रेडिट लैप्स नहीं होता। आपका आईटीसी क्रेडिट लैप्स हो गया, फिर आप कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है? तो ध्यान रखना, पेंडिंग इनवॉइस छोड़ा है तो बिफोर द टाइमलाइन गिवन इन सेक्शन 64 आप एक्शन ले लो, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करना कर लो, ज़्यादा दिन पेंडिंग नहीं छोड़ना। ठीक है। अच्छा, 16(4) में एक टाइमलाइन भी दी है ना, वो तो पता होगा, बट एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। उसमें दिया है आपको आईटीसी क्रेडिट कब तक मिलेगा, अर्लियर ऑफ September return filing for the following month, next financial year, for the next financial year, or actual date of filing of annual return for the same current financial year। तो ये एक डेडलाइन दे रखी है 16(4) में, उसके बाद आपको आईटीसी क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए पेंडिंग इनवॉइस में जो भी एक्शन लेना है इसके पहले ले लो आप। ठीक है। आपने कोई एक्शन नहीं लिया, इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, उसको डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा और जीएसटीआर 2B में दिखेगा। आपने एक्सेप्ट कर लिया, जीएसटीआर 2B में दिखेगा, रिजेक्ट कर दिया, जीएसटीआर 2B में नहीं दिखेगा, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं वो। पेंडिंग छोड़ दिया, क्रेडिट नहीं मिलेगा, पड़ा रहेगा, लेकिन एक टाइमलाइन दी है 16(4) में, तब तक आप कर लो, या जब उसके पहले एक्शन लोगे जिस मंथ में, उसी मंथ में आपको आईटीसी क्रेडिट मिल जाएगा। ये हमने डैशबोर्ड दिखाया आपको, कैसा दिखेगा। ठीक है। ये क्यूआर एमपी वालों के लिए भी है, उनके लिए भी है। ठीक है। वो जैसे भी सेल्स के, सप्लाई के अपने इनवॉइस सेव करेंगे, रिटर्न तो वो क्वार्टरली फाइल करते हैं। ठीक है। वो जैसे ही सेव करेंगे, रिसीवर के आईएमएस सिस्टम में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, वहां दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये उनके लिए भी है, और ये फंक्शन मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, एक एडिशनल फैसिलिटी है टैक्स पेयर्स के लिए, और दिस विल नॉट गोइंग टू ऐड एनी कॉम्प्लायंस बर्डन ऑन द टैक्स पेयर। आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी, कोई पेमेंट नहीं करना, आपके बेनिफिट के लिए है कि अरे देखो, एक महीने का इनवॉइस तो आपको याद रहता है ना कि हमारा इनवॉइस है कि नहीं है, या हमारा अमाउंट कितना था कितना नहीं है। तो यही ऑप्शन तो दिया जीएसटी ने कि आपका इनवॉइस है, एक्सेप्ट कर लो, नहीं है रिजेक्ट कर दो, नहीं समझ आता पेंडिंग छोड़ दो, कुछ नहीं करने वाले तो वो एक्सेप्ट ही माना जाएगा। तो एटलीस्ट जो भी चेंजेस करना है आपके मंथली हो जाएंगे, आपको सप्लायर के चक्कर नहीं लगाना, फोन नहीं करना कि भैया ये मेरा इनवॉइस नहीं है, ये इतना अमाउंट है, वो है। और मंथली आपका आईटीसी आपके अकॉर्डिंग रहेगा, ईयर एंड पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक इस टाइप की समरी भी आपको बाद में दिखेगी अपने डैशबोर्ड पे। इनवर्ट सप्लाई में आप जाओगे, वहाँ आपको दिख जाएगा
कितने इनवॉइस पे आपने एक्सेप्ट किया, कितने पे रिजेक्ट किया, कितने पे पेंडिंग किया। ठीक है, ये देख लो आप। एक पहले हमने बताया था स्क्रीनशॉट, ये देखो ऐसा दिखेगा। ये एडवाइजरी ने जो दिया है, जीएसटी एडवाइजरी, वही बता रहा हूँ आपको। एक कॉलम में एक्सेप्ट है, दूसरे में रिजेक्ट है, तीसरे पेंडिंग है। इनमें से कुछ भी नहीं करोगे, नो एक्शन माना जाएगा, डीम्ड एक्सेप्ट माना जाएगा। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी आप देख लो। अगर आपने सॉरी कोई एक्शन नहीं लिया तो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा इसमें, और आपके टू बी में जनरेट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब कौन सप्लायर के जो कौन से इनवाइस हैं या जो सप्लाई वो आईएमएस में नहीं जाएगी, एंड विल बी डायरेक्टली पॉपुलेटेड इन द जीएसटीआर 3B। ठीक है। अब कुछ आरसीएम की सप्लाईज है, इनवर्ड आरसीएम सप्लाईज। अभी सप्लायर ने कुछ परचेजिंग की, उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, वो आरसीएम के हिसाब से उसने दिया जीएसटी, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। या जिसमें आईटीसी अवेलेबल नहीं है, जिसमें आईटीसी नहीं मिलने वाला है, या लैप्स हो गया ड्यू टू 16(4), और या अकाउंट ऑफ पीओएस रूल के हिसाब से, वो यहाँ फ्लो नहीं होगा आपका। ठीक है। इनवॉइस आपको इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होने लगे आईएमएस में, जैसा पहले बताया है। सप्लायर ना जैसे ही इनवॉइस सेव करेगा, और जीएसटीआर 1, आईएफएफ और 1A इमीडिएटली रिसिपिएंट के आईएमएस में दिखने लगेगा, वहां आपके जीएसटीआर 2B में पॉपुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी आपने एक्सेप्ट किया, डीम्ड एक्सेप्ट है या रिजेक्टेड है, वो आईएमएस से हट जाएगा आफ्टर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 2B। ठीक भी है, जीएसटीआर 2B 3B में दिखेगा आपको। पेंडिंग रिकॉर्ड दिखेगा आपको, जो आपने पेंडिंग छोड़ रखा है सिर्फ वो ही आईएमएस में रहेगा। मतलब आईएमएस में अगर आपको 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथा तो नो एक्शन है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने एक्सेप्ट किया, कुछ एक्शन भी नहीं किया, रिजेक्ट है, तो वो तो आईएमएस से हट जाएगा 3B फाइल करते ही। जो पेंडिंग छोड़ रखा वो आईएमएस में दिखेगा, क्योंकि फ्यूचर मंथ में आपको एक्शन लेना ही है, और नहीं लोगे तो 16/4 की टाइमलाइन के तक नहीं लोगे तो अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि आईटीसी क्रेडिट मिलने वाला नहीं है आपको वहाँ पे। अच्छा, 2B जनरेट कब होगा? अगर आपने जीएसटी या 3B टाइमली फाइल करते रहे, सपोज करो आपने किसी मंथ की 3B फाइल नहीं की, तो नेक्स्ट मंथ का आपको 2B भी जनरेट नहीं होगा। तो ये 3B आप टाइम पे फाइल करते जाओ तो आपका 2B जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट है, the liability of supplier will increase in GST 3B for the subsequent tax period। अब देखो, ये क्रेडिट नोट अगर सप्लायर ने इशू किया, क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? सेलर ही करता है। तो क्रेडिट नोट सेलर ने इशू किया, क्रेडिट नोट इशू किया मतलब सेलर ने अपनी लायबिलिटी कम कर ली, सेल कम हो गई उसकी, तभी तो क्रेडिट नोट इशू करेगा ना। बट अगर ओरिजिनल क्रेडिट नोट इशू किया और रिसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो सेल सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी जीएसटीआर 3B में। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, जैसे ओरिजिनल क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट में अगर मान लो सप्लायर ने क्रेडिट नोट रेज किया था पहले, फिर उसको क्रेडिट नोट का अमाउंट बढ़ा दिया, ठीक है, या डेबिट नोट में कोई छेड़खानी हुई, तो इन केस में आपको पेंडिंग नहीं छोड़ना है। रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो, कोई पेंडिंग छोड़ने का मतलब है कि सप्लायर को इधर बेनिफिट हो रहा है, वो तो कम दे रहा है लायबिलिटी। इसीलिए इधर बोल दिया कि ओरिजिनल क्रेडिट नोट अगर एक बार रिसिपिएंट ने रिजेक्ट किया, तो सप्लायर की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जीएसटीआर 3B में। या सप्लायर ने क्रेडिट नोट बढ़ा दिया
तो रेसिपिएंट की रिजेक्ट करना पड़ेगा इसको। अब ओरिजिनल क्रेडिट नोट अगर रेसिपिएंट ने रिजेक्ट कर दिया और सप्लायर ने फिर नया क्रेडिट नोट रेज कर दिया और वो भी रेसिपिएंट रिजेक्ट कर देगा, तो आप ऐसा समझो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है ना, इसको आपको पेंडिंग नहीं रखना है, एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, जो भी करना करो, क्योंकि ये क्या होगा, सप्लायर की लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी, इसमें सपोर्टिंग रहता नहीं इधर, ये प्रॉब्लम आएगी, तो इसमें कोई पेंडिंग का नहीं रहेगा। एक इम्पोर्टेंट याद रखना आपको। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि फैसिलिटी कैसी रहेगी। मेरे हिसाब से तो बेनिफिट है, क्योंकि रिसीवर पे इमीडिएटली सेम मंथ में वो एक्शन ले लेगा कि कौन सा उसका इनवाइस है, कौन सा नहीं है, कौन सा आईटीसी क्रेडिट उसको मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में जाके प्रॉब्लम होती है और याद भी नहीं रहता कई बार, सप्लायर को फ़ोन करते रहो। तो अथॉरिटी ने आपके हाथ में रिमोट दे दिया, आप खुद ही एक्शन ले लो इस पे, और जो भी एक्शन आप लोगे वो सप्लायर को दिखेगा, और टाइम भी दे रखा आपको। ठीक है, और ये इफेक्टिव रहेगा 1 अक्टूबर 2024 से। थैंक यू फ्रेंड।